फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के क्लास 5 हिंदी में हम देखेंगे स्वरों के भेद, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है सी टेट, एस टेट, यूपी ट्रिपल एस सी और बैंकिंग जैसे अलग अलग गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, अग्रस्वर, अग्रस्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर और वृत्ताकार जैसे टॉपिक्स पे। ठीक है, तो स्वरों की बात करें तो जीभ के आभाग के आधार पर जो स्वरों का भेद है वो है तीन प्रकार का यानी कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और उसमें हम अगर बात करें अग्र स्वर की, तो जो ऐसे कुछ स्वर होते हैं जिनका हम उच्चारण करते वक्त जो हमारा शब्द निकलते हैं वो आपके जीभ के अग्र भाग से निकलते हैं। यानी कि ऐसे स्वर जिन्हें बोलने पर जीभ के अग्र भाग की आवश्यकता होती है उन्हें हम कहते हैं अग्र स्वर। अग्र स्वर जैसे कि ई है, बड़ी ई है, ए है, फिर ए है और री है। तो इन शब्दों का जो उच्चारण अगर हम करेंगे तो जो हमारा जीभ की आवश्यकता पड़ेगी, ये हमारे अग्र जीभ की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और अगर चाहे तो इन शब्दों का उच्चारण खुद से करके देख सकते हैं। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो ये हमारा जीभ के अग्रभाग से ही निकलेंगे। ठीक है, तो अगला है मध्य स्वर। मध्य स्वर की बात करें तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि जीभ के मध्य भाग से निकलते हैं। यानी कि जब हम उसका उच्चारण करेंगे तो वो हमारा जीभ के मध्य भाग से उत्पन्न होंगे। तो ऐसे स्वर जो कि जीभ के मध्य भाग से उत्पन्न होते हैं उन्हें हम कहते हैं मध्य स्वर। जैसे कि अ। अब जब आप अ शब्द की उच्चारण करेंगे तो देखेंगे कि जो आपका अ है ये आपका जीभ के मध्य भाग से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और अगला जो है ये है पश्च स्वर। पश्च स्वर में बात करें तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण आपका जीभ के पश्च भाग से होता है। यानी कि जीभ का पश्च भाग से जिन शब्दों का उच्चारण होता है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे कि आ है, ऊ है, फिर बड़ा ऊ है, ओ है, फिर औ है। तो इन शब्दों का उच्चारण अगर हम करते हैं तो उच्चारण करते वक्त जो हमारा जीभ की आवश्यकता पड़ेगी ये पश्च जीभ की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगला है होस्ट कृति के आधार पर स्वरों के भेद। तो होस्ट कृति के आधार पर जो स्वरों का भेद होते हैं ये होते हैं दो प्रकार के, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। और अगर हम बात करें वृत्ताकार की तो कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने पर जो हमारा होठ है वो वृत्ताकार यानी कि गोल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे स्वर जिनको बोलने पर हमारा जो होठ है वो गोल हो जाता है, फिर वृत्ताकार हो जाती है, तो उन्हें हम कहते हैं वृत्ताकार स्वर। अब जैसे कि ऊ है, ऊ, फिर बड़ा ऊ है, फिर औ है, फिर ओ है। तो अब जब आप देखेंगे कि जब इन शब्दों का उच्चारण अगर कर रहे हैं तो जो हमारा होठ है वो हो जाता है वृत्ताकार यानी कि गोल। ठीक है, तो और ये आपके कुल चार होते हैं, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये होते हैं चार और इनको बोलने में हमारा जो होठ है वो हो जाता है गोल। और अगर हम बात करें दूसरा अवृत्ताकार की तो इसका जस्ट उल्टा होता है कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर जो हमारा मुख है वो वृत्ताकार नहीं होता है, तो उन्हें हम कहते हैं अवृत्ताकार स्वर। जैसे कि अ है, फिर आ है, ई है, बड़ी ई है, री है, ए है और फिर आए है। तो ये होते हैं सात अवृत्ताकार। ठीक है, फिर अगला है मुख्य कृति के आधार पर स्वरों के भेद। और जो मुख्य कृति के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं ये होते हैं चार, विवृत, अर्धविवृत, समवृत, समविवृत और अर्ध समविवृत। ठीक है, और अगर हम बात करें अर्ध विवृत की तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते वक्त जो मुख है वो सर्वाधिक खुलता है, तो उन्हें हम कहते हैं विवृत स्वर। अब जैसे कि आ, अब आप आ बोल के देखिए, जो आपका मुख है वो सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा खुल जाता है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें अर्ध विवृत की तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने वक्त जो मुख है हमारा विवृत की अपेक्षा कम खुलता है, तो ऐसे स्वर को हम कहते हैं अर्ध विवृत। ठीक है, यानी कि विवृत की अपेक्षा आधा ही खुलता है, तो ऐसे स्वर को हम कहते हैं अर्ध विवृत। जैसे कि अ है, ए है, ऐ है और फिर औ है। तो अब जब आप इन शब्दों का उच्चारण अगर करते हैं तो क्या देखते हैं कि जो आपका मुख है वो विवृत की अपेक्षा कम खुलता है, तो ऐसे स्वर को हम कहते हैं अर्ध विवृत। अगला है समविवृत। तो समविवृत स्वर को ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते वक्त जो मुख है कम या फिर अर्ध विवृत की अपेक्षा और कम खुलता है तो उसे हम कहते हैं समविवृत। अब जैसे कि ई है, बड़ी ई है, ऊ है,
बड़ा उ है और ये। अब देखिए कि जब इन शब्दों का अगर उच्चारण आप अगर कर रहे हैं तो क्या होता है कि जो आपका मुख है, अब अर्थ विपरीत में तो आधा खुल रहा था, लेकिन अब सम विपरीत में क्या होगा कि उसका भी आधा खुलेगा, उसका भी आधा खुलेगा। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं सम विपरीत। फिर अगला है अर्ध सम विपरीत। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते वक्त जो हमारा मुख है वो लगभग अब बंद होने के कगार पे आ जाता है, यानी कि जैसे ही हम उस शब्द का उच्चारण करेंगे तो हमारा जो आखिरी स्वर होगा उसमें हमारा जो मुख है वो अब लगभग बंद होने वाला होता है। जैसे कि अ है, तो अब एक बोल के देखिए, ए ए। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो हमारा आखिरी स्वर का जो आखिरी गुंज है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है और मुख हमारा अब बंद होने के कगार पे हो जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार ओ ओ। ठीक, तो अब इन शब्दों को हम कहते हैं अर्ध सम विपरीत। ठीक है, तो अगला है श्वास के आधार पर स्वरों के भेद। तो श्वास के आधार पर जो स्वरों के भेद होते हैं ये होते हैं दो प्रकार के, अल्प प्राण और महाप्राण। और अगर हम बात करें अल्प प्राण की, तो ऐसे स्वर जिन्हें बोलने पर कम श्वास लगे उन्हें हम कहते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण। अब जैसे कि अब अच्छा, इनको याद करने का एक ट्रिक है 1-3-5, यानी कि अगर आपको वर्णमाला याद है हिंदी का, तो वहाँ पर देखेंगे कि जो आपका पहला शब्द है क समूह में, तो क समूह में जो का पहला शब्द है, वो पहला वर्ण है वो है क, तीसरा है ग और पांचवा है अंग। ठीक है, तो उसी प्रकार च समूह में, ट समूह में, तो ऐसे ही आपका लगभग 1-3-5 लगभग आपका जितने भी समूह के जितने भी आपके 1-3-5 के वर्ण होते हैं, और उनके अलावा जो य, र, ल, व, यानी कि ये चार, यानी कि इन शब्द को मिलाकर जो आपका है स्वर, ये होते हैं अल्प प्राण, ये होते हैं अल्प प्राण, और ये होते हैं आपके 30। ध्यान रखिएगा, ये होते हैं 30। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि अल्प प्राण के वर्णों की संख्या कितनी है, तो ये होती है 30। ठीक है, और उसी प्रकार अगर हम बात करें महाप्राण की, तो ऐसे शब्द जिन्हें बोलने पर अधिक श्वास लगे उन्हें हम कहते हैं महाप्राण, उन्हें हम कहते हैं महाप्राण। अब इसको याद कैसे करेंगे कि सेम आपका वही ट्रिक है कि जो हिंदी के वर्णमाला होते हैं उनका जो दूसरा और चौथा क्रम होता है, यानी कि क समूह में देखें तो जो दूसरा वर्ण है वो है ख, ठीक, और चौथा है वो है घ। उसी प्रकार च समूह में दूसरा वर्ण है छ, यानी कि छाता छ, और चौथा जो है वो है झ, यानी कि झरना, झ से झरना। तो इसी प्रकार च समूह में, ट समूह में, ठीक। उसके अलावा जो आपके उसके अलावा जो आपके उष्म व्यंजन होते हैं, जैसे कि स है और फिर स है और फिर ह, तो ये जो आपके चार हैं ये आपके उष्म व्यंजन है। तो 2-4 प्लस उष्म व्यंजन मिलाकर जो आपके शब्द बनते हैं महाप्राण कहते हैं, जो सबके स्वर बनते हैं इन्हें हम कहते हैं महाप्राण। जो स्वर बनते हैं इन्हें हम कहते हैं महाप्राण, और महाप्राण की संख्या होती है ये 14, यानी कि 14 आपके महाप्राण की संख्या होती है। अगला है स्वर के आधार पर, यानी स्वरों के भेद गुंज के आधार पर, गुंज के आधार पर स्वरों के भेद। तो ये होते हैं दो प्रकार के, सघोष और अघोष। सघोष की बात करें तो ऐसे स्वर जिन्हें बोलने पर गुंज होती है वो होती है अधिक अगर हम अघोष की अपेक्षा। ठीक है, तो जो सघोष शब्दों को जब हम उच्चारण करेंगे तो जो गुंज होती है ये अघोष की अपेक्षा अधिक होती है, इसी कारण हम इसे सघोष कहते हैं। फिर अगला है अघोष। तो इन शब्दों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जो गूंज होती है ये अघोष की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, तो अघोष सघोष की अपेक्षा कम होती है, अघोष में जो गूंज होती है। और याद करने का ट्रिक वही है 1 और 2, यानी कि क समूह में जो आपके 1 और 2 के स्थान पर जो वर्ण आते हैं उन्हें हम कहते हैं अघोष स्वर क समूह में, फिर उसके बाद आपका च समूह में, फिर ट समूह में। इसी प्रकार जितने भी आपके बनते हैं हिंदी वर्णमाला में 1 और 2 नंबर के अंदर जो वर्णमाला पढ़ते हैं उन्हें हम कहते हैं अघोष स्वर। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। तो आई होप कि ये वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, उनको भी बताएं, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी जो राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।